पिछले 40 साल से मैं चुनाव आयोग को देख रहा हूँ, इसके बयानों को देख रहा हूँ, इसकी बहस, कंट्रोवर्सी सबको देखा है। चुनाव आयोग पे कीचड़ डालते हुए भी देखा है, आरोप लगते हुए भी देखा है, गलत आरोप लगते हुए भी देखा है। लेकिन इस किस्म की सीनाजोरी मैंने कभी नहीं। सवाल था पहला जो हर एक के मन में है कि भाई राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हो, अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगते? सवाल ये था कि अगर वोटर लिस्ट इतनी ही डिफेक्टिव थी जैसा आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब पिछले चुनाव में घपला था। मोदी जी जिस चुनाव के आधार पे, जिस वोटर लिस्ट के आधार पे बने हैं प्रधानमंत्री, वो गड़बड़ थी क्या? सवाल ये था कि आपने एसआईआर किया, आपने कहा कि आप पूरे देश में राय मशवरा करने में विश्वास करते हैं, तो आपने एसआईआर के सवालों पे राजनीतिक दलों से राय मशवरा क्यों नहीं किया? सवाल ये था कि एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम कटे तो, लेकिन जोड़े कितने गए? एक भी नाम क्यों नहीं जुड़ा 25 जून और 25 जुलाई के बीच में? कहते हैं हम सीसीटीवी, माताओं बहनों के वोटर लाइन में लगे होने का सीसीटीवी कैसे दे सकते हैं? किसको उल्लू बना रहे हो? संयोग ये है कि आज ही के दिन सुबह द हिंदू अखबार में एक सर्वे छपा है, ये विशुद्ध संयोग है, कि जिसने बाकी तमाम चीजों के साथ, ये सीएसडीएस का सर्वेक्षण है, जो कि चुनाव आयोग की साख, उसमें लोगों को कितना भरोसा है उसको बरसों से देखता आ रहा है। कोई 25-30 साल से उसके आंकड़े पड़े, और आज सुबह का सर्वेक्षण ये स्पष्ट दिखाता है कि चुनाव आयोग की साख आज जितनी नीचे है इस देश में, वैसी कभी नहीं। पूरे देश का सर्वेक्षण नहीं है, केवल कुछ राज्यों का है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन उन राज्यों में भी कहीं पे भी चुनाव आयोग की साख इतनी नीचे नहीं थी, चाहे 2019 से तुलना कर लें या 2024 से तुलना कर लें। चारों तरफ चुनाव आयोग पर सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, तो मुझे लगता है चलिए कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की। शुरू में मुझे अच्छा लगा कि चलिए सब लोगों को बुलाया है, ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ गोदी मीडिया को बुलाया है, बाकी लोगों को बुलाया नहीं। ऐसा भी नहीं लगा कि जो लोग सवाल पूछने वाले थे उनके सवालों को रोका गया। अच्छी चीज लगी, मुझे लगा चलिए आज तो कुछ पता लगेगा। लेकिन पता क्या लगा? पता लगा सवालों से मुंह चुराता हुआ चुनाव आयोग। इतने सवाल थे जिनका जो पूछे गए, और मैं दाद देना चाहता हूं पत्रकारों को जिन्होंने सवाल पूछे, बिल्कुल फ्लैट सीधे सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं दिया। सवाल था पहला जो हर एक के मन में है कि भाई राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हो, अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगते? कोई जवाब नहीं। जवाब ये कि दो तरह के लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि खुद वोटर होते हैं, उनको अधिकार होता है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं पूछ सकता। तो भाई अनुराग ठाकुर का वायनाड के वोटर हैं, क्या अनुराग ठाकुर अमेठी के और रायबरेली के वोटर हैं? उनको क्यों नहीं पूछा आपने एफिडेविट के लिए? कोई जवाब नहीं। सवाल ये था कि अगर वोटर लिस्ट इतनी ही डिफेक्टिव थी जैसा आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब पिछले चुनाव में घपला था। मोदी जी जिस चुनाव के आधार पे, जिस वोटर लिस्ट के आधार पे बने हैं प्रधानमंत्री, वो गड़बड़ थी क्या? कोई जवाब नहीं। कहते हैं आप मतदाता सूची खराब थी, इसका मतलब मतदाता खराब नहीं। मतदाता जिसने मतदान दिया होगा हम नहीं जानते हैं, कानूनी जरिए। सवाल ये था कि आपने एसआईआर किया, आपने कहा कि आप पूरे देश में राय मशवरा करने में विश्वास करते हैं, तो आपने एसआईआर के सवालों पे राजनीतिक दलों से राय मशवरा क्यों नहीं किया? सवाल ये था कि एसआईआर को इस बाढ़ के मौसम में, बारिश के मौसम के अंदर बिहार में इतनी जल्दबाजी में क्यों लागू किया गया? सवाल ये था कि चुनाव वाले साल में चुनाव आयोग की अपनी मर्यादा है कि चुनाव के साल में इंटेंसिव रिवीजन कभी नहीं किया जाएगा। एक पत्रकार ने याद दिलाया कि महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में 2005 में इंटेंसिव रिवीजन ये कह के रोका गया था कि बाकी देश में होगा, यहां नहीं होगा, क्योंकि यहां चुनाव होने वाले हैं। जिस साल चुनाव होगा उस साल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होगा। आपने मर्यादा क्यों तोड़ी? कोई जवाब नहीं। सवाल ये था कि कितने लोगों के फॉर्म में साथ में कोई दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, क्या कोई आंकड़ा नहीं, बस ये कि नीचे से आंकड़े आ रहे हैं। बीएलओ ने कितने फॉर्म्स को नॉन रिकमेंडेड की श्रेणी में डाला, जो सवाल हम सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछ चुके हैं। एक शब्द नहीं बोला। ये सवाल 2 बार पूछा गया, चुनाव आयुक्त के एक कान से निकल के दूसरे कान से बाहर हो गया। पूछा गया कि बीएलओ ने किस अधिकार को लेके, किस आधार पे नॉन रिकमेंडेड लिखा है? कोई जवाब नहीं, केवल चुप्पी। सवाल ये था कि एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम कटे तो, लेकिन जोड़े कितने गए? एक भी नाम क्यों नहीं जुड़ा 25 जून और 25 जुलाई के बीच में? कहते हैं कि बताइए, बेंगलोर में किसी नेता ने एक पीपीटी दिखा दिया, हम क्या करें?
क्या हम इसके आधार पे 1.5 लाख लोगों को नोटिस दे दें? उन्हें दफ्तर में बुलाएँ? हुज़ूर किसी ने नहीं कहा। आपसे ये कहा गया कि आप जाँच करो, अपनी जाँच करो, आपके अफ़सर हैं। जाके जाँच करो कि इस एक घर के अंदर 80 लोग कैसे हैं। किसी ने नहीं कहा कि उनको नोटिस दो। हाँ, जाँच करने पर फ्रॉड के संदेह मिले, तब आप नोटिस दो। क्यों लफ़ाज़ी कर रहे हो? कहते हैं हम सीसीटीवी माताओं-बहनों के वोटर लाइन में लगे होने का सीसीटीवी कैसे दे सकते हैं? किसको उल्लू बना रहे हो आप? कौन माताओं और बहनों का सीसीटीवी माँग रहा है? केवल इतना कह रहे हैं कि आपने कहा कि शाम के वक़्त आखिरी 1 घंटे में इतने लाख वोट हुए। विपक्ष कहता है कि आप सीसीटीवी इसलिए दिखा दो कि हमें पता लग जाए कि शाम 6 बजे के बाद लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई माताओं-बहनों के घूँघट के अंदर जाके कैमरा दिखाने को नहीं बोल रहा आपको। इस तरह की क्यों हल्की बातें करते हैं आप? कहा कि चुनाव से पहले इंटेंसिव रिविजन होगा कि चुनाव के बाद में होगा। लफ़ाज़ी, आपकी अपनी गाइडलाइन है कि उस साल में नहीं होना चाहिए, उसका जवाब दीजिए ना। मशीन रीडेबल डेटा देने से मैनिपुलेशन हो जाएगा। ज्ञानेश जी, आप उस देश में बात कर रहे हैं जहाँ आईटी जानने वाले करोड़ों लोग हैं। आप अपने सिस्टम पे, आप अपने कंप्यूटर में एक्सेस नहीं दे रहे हैं। आप किसी को कोई एक पेन ड्राइव दे रहे हैं। आपका किसी को पेन ड्राइव देने से आपका डेटा कैसे मैनिपुलेट हो जाएगा? क्या समझ रखा है आपने इस देश के लोगों को? 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं। ऐसे में चुनाव आयोग पे कौन सवाल उठा सकता है? ये क्या कविता सुना रहे हो आप? कौन से 7 करोड़ लोग खड़े हुए हैं? वो लोग जिनको अजीत अंजुम ने बार-बार जाके दिखाया कि जिन्हें पता भी नहीं है कि उनका फॉर्म भरा गया है, किसी बीएलओ ने उनका फॉर्म भर दिया है, जिनके घर में कोई आया नहीं, इस देश के तमाम मीडिया ने दिखाया और आप बिल्कुल साफ चोरी और उसके ऊपर सीना चोरी।